हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 2 के चैप्टर 4 वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे को समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे, एक परिचय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन पारंपरिक रूप से राजनीति, कूटनीति, नीति, व्यापार और वाणिज्य पर केंद्रित रहा है। 1996 में सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा अपना अत्यधिक विवादास्पद काम द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर प्रकाशित होने तक इस क्षेत्र में संस्कृति का महत्व कम ही समझा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर ये जो नोट्स हैं इन्हें मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फ्रांसिस फुकुयामा ने पहले द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन प्रकाशित किया था, जिसकी गूंज पूरे पश्चिमी दुनिया में हुई। फुकुयामा ने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ के पतन से प्रकट साम्यवाद की हार ने उदार लोकतंत्र को मानव सरकार का अंतिम और सार्वभौमिक रूप बना दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक शब्द बता देता हूँ, उदार लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में जो चीज़ें हम समझते हैं वो नॉर्मली उदार लोकतंत्र ही होता है। देखिए, लोकतंत्र में हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर मैं उदार लोकतंत्र के बारे में आपको दो चार बातें बताऊं तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जैसे कि हम देखते हैं ना कि भारत के संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति की मतलब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, तो उदार लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस लोकतंत्र में हो। इसके अलावा जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है वो भी हो, कि सभी लोगों को, जो भी एक एज ग्रुप है उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, तो उन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार हो। तो उदार लोकतंत्र के बारे में यही सामान्य मैं आपको बातें बता रहा हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो ये कुछ उदार लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदार लोकतंत्र क्या है, तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। हालांकि दोस्तों, उदार लोकतंत्र ये आपका वैसे टॉपिक नहीं है, ये मैंने आपको बस बता दिया। पश्चिमी गुट की विजय ने विचारधाराओं पर बहस के अंत का संकेत दिया। मतलब जो एक बहस चल रही थी ना कि जो सोवियत विचारधारा है, साम्यवाद, एक जो अमेरिकी विचारधारा थी, मतलब जो पश्चिमी जो यूरोपीय देश की जो विचारधारा रही है, पूंजीवाद, जो साम्यवाद पर जो बहस वगैरह थी, तो जब सोवियत संघ का मतलब विघटन हो गया, पश्चिमी गुट की विजय हुई, तो इसने विचारधाराओं पर बहस के अंत का संकेत दिया और सरकार और अर्थव्यवस्था के पश्चिमी स्वरूप को मानव जाति के शेष भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में संस्कृति और पहचान की ओर ध्यान देना शुरू हुआ। पहले नव यथार्थवादी दृष्टिकोण में संस्कृति को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। इसका कारण यह था कि नव यथार्थवादी, यहाँ पर दोस्तों ये यथार्थवादी लिखा है, हो सकता है मैंने शायद उदारवादी पढ़ दिया हो, ठीक है। तो ये नव यथार्थवादी दृष्टिकोण में संस्कृति को उतना महत्वपूर्ण पहले नहीं माना जाता था। इसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से राज्यों के व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना पर केंद्रित था। मानव विज्ञान और समाजशास्त्र ने दुनिया भर में संस्कृति के फिर से उभरने के अध्ययन और संकल्पना में काफ़ी प्रगति की है। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और है, इसे भी मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आलोचनात्मक और वैकल्पिक दृष्टिकोण जैसे रचनावाद और उत्तर संरचनावाद और आलोचनात्मक सिद्धांत को भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के क्षेत्र में संस्कृति और पहचान में नए सिरे से रुचि वापस लाने का श्रेय दिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें क्या हो रही हैं इसको समझिए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे, यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बातें हो रही हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें किस तरह से संस्कृति और पहचान को महत्व दिया गया। मतलब हम अलग अलग देशों की संस्कृति पर मतलब क्यों हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में फोकस करना शुरू किया, या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, और ये जो नव यथार्थवादी शब्द है दोस्तों, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित एक विचारधारा है और कुछ नहीं। ज़्यादा भी आपको इसके बारे में समझना भी नहीं है,
मैं बस आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल मिलाकर एक शब्द आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर मेन ये आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह से संस्कृति और पहचान को महत्व दिया गया, मतलब ये जो कल्चर का टॉपिक है ये किस तरह से यहाँ पर महत्वपूर्ण बना, वैश्विक राजनीति में किस तरह से जो कल्चर है इसका टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट बना। इस टॉपिक में यही हल्का सा बताया गया है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको सारी बातें बता दी। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन था वो पारंपरिक रूप से, मतलब एक परंपरागत रूप से अगर हम बात करें, पहले अगर हम बात करें तो इसमें बस हम राजनीति, कूटनीतियाँ, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं देशों के द्वारा, इसका अध्ययन करते थे या इस पर ज़्यादा फोकस रखा जाता था। व्यापार वाणिज्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता रहा था। लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं कि 1996 में सैमुअल पी हंटिंगटन द्वारा एक बुक लिखी जाती है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। तो जब इसको प्रकाशित किया जाता है तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो आईआर है, इस क्षेत्र में संस्कृति का महत्व बढ़ता है। मतलब यह है कि ये जो बुक थी इसके प्रकाशित होने से पहले आईआर के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में संस्कृति का महत्व कम ही समझा जाता था। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर फ्रांसिस फुकुयामा से संबंधित भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो क्या बातें हैं, तो देखिए दोस्तों, फुकुयामा ने भविष्यवाणी की थी कि सोवियत संघ के पतन से प्रकट साम्यवाद की हार ने उदार लोकतंत्र को मानव सरकार का अंतिम और सार्वभौमिक रूप बना दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कह रहे थे कि जो पश्चिमी जगत की जो शासन प्रणाली वगैरह है तो उसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि अब सोवियत संघ का जो पतन हो गया है तो उसके कारण जो पश्चिमी जो शासन प्रणाली रही है, जैसे कि उदार लोकतंत्र जो रहा है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा सार्वभौमिक रूप मिलेगा। इसके साथ ही इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि पहले नव यथार्थवादी जो दृष्टिकोण था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, दोस्तों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने से संबंधित कई सारे दृष्टिकोण हैं, कई सारे तरीके हैं। तो उनमें से एक है नव यथार्थवादी। तो जो नव यथार्थवादी दृष्टिकोण था तो उसमें भी पहले संस्कृति को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं। लेकिन फिर अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आईआर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संस्कृति और पहचान का महत्व बढ़ा है। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और शॉर्ट में मैं बताऊं तो यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति और पहचान का जो विषय है उसको महत्व दिया गया, क्योंकि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पारंपरिक रूप से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो संस्कृति का जो विषय है, जो पहचान संस्कृति का जो ये विषय है, इसको कम महत्व दिया जाता था। लेकिन फिर यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि इसका महत्व बढ़ा है। तो यहाँ पे आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति और पहचान की वापसी। योसेफ लापेट का तर्क है कि संस्कृति के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत में अचानक बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है। संस्कृति और पहचान ने 1940 से 1960 के दशक तक आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुशासन मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक विषय, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है तो वो, ठीक है, अनुशासन में यानी कि सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी मोड़ के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अध्ययन में संस्कृति को एक गैर आवश्यक चर यानी कि विषय माना गया और 1990 के दशक में इसकी वापसी तक एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए इसे दरकिनार कर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल बातें हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति पहचान की वापसी, दोस्तों यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि 1940 से 1960 के दशक में आईआर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति और पहचान का जो विषय है दोस्तों, इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। मतलब इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संस्कृति और पहचान ने। लेकिन फिर 1940 और 1960 के दशक के बाद दोस्तों इसका महत्व काफ़ी कम हो गया था। आप यूँ समझ सकते हैं कि 1940 से 1960 के दशक तक आईआर के अनुशासन में यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सब्जेक्ट है, इसमें संस्कृति और पहचान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद 1960 के दशक के बाद इसका जो महत्व था वो काफ़ी कम हो गया था। इसको संस्कृति को एक गैर आवश्यक चर माना गया।
ठीक है, लेकिन 1990 तक माना गया, लेकिन 1990 के बाद फिर से इसको महत्वपूर्ण माना जाने लगा। सिंपल है, 1960 के दशक के बाद इसका महत्व कम हो गया संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, लेकिन ये 1990 तक ही रहा। ठीक है, 1990 में फिर से इसका महत्व बढ़ गया। 1990 के बाद फिर से इसका जो महत्व था संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये बढ़ा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। 1960 के दशक के बाद और 1990 तक इसका महत्व कम रहा, लेकिन 1990 के दशक के बाद इसका महत्व बढ़ा। 1990 के दशक के बाद संस्कृति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संस्कृति का वर्तमान सिद्धांत संस्कृति के उन विषयों और आयामों को उजागर करता है जिन्हें इस समय अनदेखा या हाशिए पर रखा गया है। इस प्रकार यह संस्कृति को सामाजिक निर्माण का उत्पाद मानता है और संस्कृति में सदस्यता को वैकल्पिक माना जाता है, अनिवार्य नहीं। इसके अलावा संस्कृतियां समय के साथ बदलती और विकसित होती हैं और अलग अलग समय में एक ही संस्कृति अपनी मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्न हो सकती है और अंत में वृहत संस्कृतियों में कई सूक्ष्म संस्कृतियां शामिल होती हैं जो प्रथाओं और मान्यताओं के विभिन्न सेटों का पालन करती हैं। यहाँ पर दोस्तों संस्कृति से संबंधित कुछ यहाँ पर सामान्य बातें बताई जा रही हैं इस पॉइंट में, जैसे कि जो संस्कृतियाँ हैं वो समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं और अलग अलग समय की जो संस्कृति होती है, एक ही संस्कृति अपनी मान्यताओं और प्रथाओं में भिन्न हो सकती है। मतलब हो सकता है कि प्राचीन समय में कोई संस्कृति कैसी हो, ठीक है, फिर बहुत समय बाद, मान लो 1000 साल बाद वही संस्कृति, उसमें कुछ बदलाव आ गए हों, तो ऐसी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कोई वृहत संस्कृति है, कोई बड़ी संस्कृति है, ठीक है, तो उसकी कई सारी उप संस्कृतियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बड़ी संस्कृति में कई सारी सूक्ष्म संस्कृतियाँ भी शामिल हो सकती। वैश्वीकरण और संस्कृति की वापसी। संस्कृति पर वैश्वीकरण के परिणाम पर सामाजिक सिद्धांतकारों द्वारा 3 सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे। ये 3 इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इससे संबंधित यहाँ पर 3 सिद्धांत दिए गए हैं, 3 ये विचार हैं। तो अब हम इनको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है कि वैश्वीकरण ने किस तरह से संस्कृति को प्रभावित किया है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इससे संबंधित यहाँ पर ये 3 विचार हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला विचार है समरूपीकरण सिद्धांत। इसका मतलब है वैश्वीकरण सभी संस्कृतियों को एक समान बना देगा। देखिए दोस्तों, अब ये जो सिद्धांत है समरूपीकरण सिद्धांत, इसके अंतर्गत कुछ विद्वानों का मानना है कि जो वैश्वीकरण है ये पूरे विश्व की जो संस्कृति है उसको एक जैसा बना रहा है, या जैसे जैसे वैश्वीकरण और ज़्यादा होगा तो वैसे वैसे जो विश्व की संस्कृति है वो एक समान हो जाएगी। और एक समान में कौन सी संस्कृति, इसमें जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में जो पश्चिमी जो संस्कृति है वो फैल रही है। ऐसा ये इस सिद्धांत में बताया जा रहा है। अभी मैं आगे आपको ये समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा अगर हम बात करें ध्रुवीकरण सिद्धांत की, तो इसका मतलब है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक और सभ्यतागत संघर्ष बढ़ेंगे। इसका मानना है दोस्तों कि जो अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं उनके बीच में संघर्ष बढ़ेंगे या बढ़ रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, ऐसा ये ध्रुवीकरण सिद्धांत मानता है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर विचार है संकरण सिद्धांत। इसका मतलब है कि वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन है, उससे नई संस्कृतियाँ उत्पन्न होंगी जो मौलिक संस्कृतियों के मिश्रण से बनेंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि बनेंगी या बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप यूँ समझ सकते हैं कि अलग अलग जो विद्वान हैं वो मान रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है उससे क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर हम बात करें संकरण सिद्धांत की, तो जो संकरण सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान हैं उनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण जो संस्कृतियां हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ नई संस्कृतियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा मानना है उनका। ठीक है, जैसे कि जो समरूपीकरण से संबंधित जो विद्वान हैं तो उनका मानना है कि वैश्वीकरण सभी संस्कृतियों को एक समान बना देगा। इसमें भी वो पश्चिमी जो संस्कृति है उसका नाम ले रहे हैं कि जो पश्चिमी संस्कृति है वो तेज़ी से फैल रही है। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ समरूपीकरण सिद्धांत से संबंधित। जैसे कि जो पश्चिमी देशों में जो मतलब जो खान पान, जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, या अमेरिका में अगर हम बात करें पिज्ज़ा हो गया, या
खाने में बर्गर हो गया, या जो पहनने में, जैसे कि पहनने में जो मतलब वेस्टर्न कल्चर में जो ड्रेसेस हैं, पहन कपड़े से संबंधित, या जो दूसरी चीज़ें हैं जो कल्चर से संबंधित हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से दूसरे विश्व के दूसरे देशों में फैल रही हैं। तो ऐसा समरूपीकरण सिद्धांत के अंतर्गत विद्वान कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो सभी संस्कृतियों को एक समान बना देगा। तो यहाँ पे आई होप ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। बाकी अभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। समरूपीकरण सिद्धांत का मतलब है, देखिए दोस्तों बहुत इजी है, यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। समरूपीकरण सिद्धांत का मतलब है कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर की संस्कृतियाँ, अमेरिकी संस्कृति, यहाँ पर यह नहीं होगा, या होगा, ठीक है, या पश्चिमी संस्कृति की तरह बनने लगी हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका ने अपनी आर्थिक प्रणाली और उत्पादों को दुनिया भर में फैलाया है। इसे मैकडोनाल्डाइजेशन और कोका कोलाइजेशन भी कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत रूस ने अपनी आर्थिक प्रणालियों को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की। इन दोनों देशों की आर्थिक प्रणालियाँ अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती थी। अमेरिका की प्रणाली लाभ और यानी कि पूंजीवाद से संबंधित थी, जबकि सोवियत रूस की प्रणाली सामान्य स्वामित्व और संसाधनों के बंटवारे पर आधारित थी, यानी कि साम्यवाद समाजवाद से संबंधित थी। सोवियत रूस के पतन के बाद अमेरिकी प्रणाली ने विजय प्राप्त की और इसका प्रसार दुनिया भर में हुआ। बहुत सामान्य बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका और जो सोवियत संघ था, तो दोनों के बीच में संघर्ष था, टकराव था, ठीक है। दोनों ही की जो आर्थिक प्रणालियां थी, पूंजीवाद और समाजवाद, उन दोनों के बीच में कंपटीशन था। लेकिन जब सोवियत रूस का पतन हुआ, यानी कि सोवियत संघ का जब पतन हुआ, तो अमेरिकी प्रणाली ने विजय प्राप्त किया और इसका दुनिया भर में प्रसार हुआ, फैलाव हुआ। अमेरिकी सपनों के तहत लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे अमेरिकी बाजार अर्थव्यवस्था में काम करके धनी बन सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी उत्पादों और जीवन शैली की प्रशंसा दुनिया भर के शहरों में बढ़ गई। इन शहरों में रहने वाले लोग अब अपने देश की जनता की तुलना में वैश्विक अभिजात वर्ग के साथ अधिक समानता महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि वैश्वीकरण के कारण सभी संस्कृतियां अमेरिकी संस्कृति की तरह नहीं बन रही हैं, बल्कि कुछ पूर्वी संस्कृतियां भी प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा हो रही हैं या कर रही हैं कह सकते हो। इसके अलावा अमेरिका सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर नहीं है, इसलिए लोग अक्सर गैर अमेरिकी उत्पादों और रुझानों को चुनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी संस्कृति है या जो पश्चिमी जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में फैल रही है। यही समरूपीकरण सिद्धांत है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों यही कहा जाता है समरूपीकरण सिद्धांत में कि अमेरिका हो गया या जो पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं उनकी जो संस्कृतियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से विश्व भर में फैल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि समरूपीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों इसे कि अमेरिकी संस्कृति या जो पश्चिमी संस्कृति है उसका विस्तार काफ़ी तेज़ी गति से हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरे जो देश हैं जैसे कि अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के या जो एशिया के देश हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो संस्कृति है उसका प्रसार उतनी तेज़ी गति से नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी फेमस है। अमेरिका का पिज़्ज़ा बर्गर काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कई सारी जो चीज़ें हैं अमेरिकी कल्चर से संबंधित वो काफ़ी फेमस है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि अफ्रीका का, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कई सारे देश हैं, तो क्या हमें पता है कि अफ्रीका के किसी देश में कौन सी डिश ज़्यादा फेमस है? तो मतलब यहाँ पर यही कहा जाता है कि जो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, जो दूसरे देश हैं उनकी जो संस्कृति है वो उतनी तेज़ी गति से नहीं बढ़ रही जितना अमेरिकी संस्कृति का या जो पश्चिमी संस्कृति है उसका बोलबाला विश्व में बढ़ रहा है या बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये इसीलिए कहा गया है समरूपीकरण सिद्धांत कि विश्व में पूरी जो संस्कृतियाँ हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। और एक जैसी कौन सी संस्कृति होगी? तो जो वेस्टर्न संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, वही हावी रहेगा। तो यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं। हालांकि इसकी भी आलोचना होती है, ठीक है। कई सारे इसके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि कई जो लोग हैं वो कई सारे गैर अमेरिकी उत्पादों का भी चयन करते हैं। आप उदाहरण ले सकते हो दोस्तों जैसे कि साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का भी जो कल्चर है तो वो भी काफ़ी उसका भी प्रसार हुआ है।
जो म्यूज़िक वगैरह हैं तो उनका भी मतलब विश्व में प्रसार हो रहा है। तो कई सारे उदाहरण और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा ध्रुवीकरण सिद्धांत, अब ये क्या है तो इसे समझ लो। ध्रुवीकरण सिद्धांत का मतलब है कि वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों की पहचान मजबूत हो गई है, ना कि कमज़ोर। अब देखिए, अभी हमने बात की समरूपीकरण सिद्धांत की, अब हम यहाँ पर दूसरा विचार समझ रहे हैं ध्रुवीकरण सिद्धांत। ये कहता है कि वैश्वीकरण के कारण जो संस्कृतियों की जो पहचान है वो और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। मतलब जो लोग हैं वो अपनी संस्कृतियों से और भी ज़्यादा अटैच हुए हैं, और भी ज़्यादा जुड़े हैं, और संस्कृतियां मजबूत हुई हैं, ना कि कमज़ोर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था ध्रुवीकरण ये समरूपीकरण सिद्धांत में, कि मतलब यहाँ पर कहा जा रहा था जो अमेरिकी संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसी का बोलबाला रहेगा या विश्व में वो फैल रही है काफ़ी तेज़ी से, यानी कि जो दूसरी संस्कृतियाँ हैं वो लुप्त हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ध्रुवीकरण सिद्धांत में अलग कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो संस्कृतियां हैं वो मजबूत हो रही हैं, ठीक है, ना कि कमज़ोर। इसके अनुसार जबकि वैश्वीकरण ने दुनिया भर की सरकारों और आर्थिक प्रणालियों को बदल दिया है, लेकिन स्थानीय और राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिला है। ध्रुवीकरण सिद्धांत कहता है कि जो राष्ट्रीय पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको बढ़ावा मिला है। आप यूँ कह सकते हैं कि लोग अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, मतलब लोग अपनी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ध्रुवीकरण सिद्धांत मानता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि लोग अपना मतलब महत्व दे रहे हैं अपनी अपनी संस्कृति को, और इसके कारण इसके परिणाम स्वरूप जातीय संहार, नस्लीय हिंसा और सांस्कृतिक संकीर्णता जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। मतलब जो ध्रुवीकरण सिद्धांत है ये कहता है कि जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उनके बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये ऐसी बात करता है कि वैश्वीकरण के कारण अलग अलग संस्कृतियों के बीच में जो संघर्ष है वो बढ़ेगा या बढ़ रहा है, ये ऐसी बात करता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा है संकरण सिद्धांत। ये क्या है तो देखिए, इसका मतलब है कि वैश्वीकरण के कारण अलग अलग संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान और मिलान होता है। जैसे जैसे लोग दुनिया भर में यात्रा करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, नौकरी करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वे अपनी संस्कृतियों को लेकर जाते हैं और दूसरी संस्कृतियों से सीखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे संगीत, भोजन, कला, साहित्य और आध्यात्मिक प्रथाओं में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब यह है कि जो तीसरा सिद्धांत है ये कहता है कि वैश्वीकरण के कारण हमें संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग जो संस्कृतियां हैं वो आपस में मतलब मिश्रित हो रही हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति गया, ठीक है, अमेरिका, तो उसने अमेरिका की कल्चर का कई सारी चीज़ें मतलब सीखी, और हो सकता है वहाँ पर उससे कई सारे दूसरे लोगों ने भी भारतीय जो कल्चर है उससे संबंधित कुछ बातों को समझा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है वैश्वीकरण के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बात की कि वैश्वीकरण मतलब कल्चर पर, संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, अभी हमने इसको समझा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।